हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। फ्रांस की क्रांति श्रृंखला के 2 अंक, जिसमें हमने फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उस श्रृंखला का तीसरा अंक फ्रांस की क्रांति का आर्थिक कारण है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आर्थिक कारण फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी था। 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश का शासक लुई 16वां जब फ्रांस की गद्दी पर बैठा तो उस समय उसने राजकोष खाली पाया और लुई 15वां जो उसके पहले का शासक था वह कहता था कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगा। राजकोषीय स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे इस क्रांति का अनुमान शायद पहले ही हो चुका था। इसके अलावा लंबे समय तक जो युद्ध चला था उस युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे और लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों के साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी, जिससे फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे जो फ्रांस की मुद्रा है उसका कर्ज जुड़ गया, जबकि फ्रांस पर 2 अरब लिब्रे का कर्ज पहले से ही था। सरकार से जो कर्जदाता थे वह 10% ब्याज की मांग करने लगे। इसके अलावा पहले से जो नियमित खर्च थे, जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए धन की आवश्यकता, इसका एकमात्र साधन कर था और कर देने की जिम्मेदारी एकमात्र तृतीय स्टेट के जनसाधारण लोगों पर था और इस पर राजकीय वित्तीय नीति ही गलत थी। प्रोफेसर हेजन ने लिखा है कि सरकार आय के अनुसार व्यय करने के बजाय व्यय के अनुसार आय को निश्चित करती थी। कोई भी सरकार जो आय होता है, जो इनकम होता है, उसी के आधार पर अपना एक्सपेंडिचर तय करती है, व्यय तय करती है। लेकिन फ्रांस के शासक, फ्रांस के व्यवस्थापक अपने व्यय के आधार पर, अपने खर्चे के आधार पर आय को निश्चित करते थे। इस तरह देश की कर प्रणाली अव्यवस्थित और दोषपूर्ण थी। इसके अलावा जो विशेषाधिकार की परंपरा थी उसने समाज के सर्वाधिक संपन्न व्यक्ति को कर मुक्त रखा था। आज हम लोग कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में देखते हैं कि जो व्यक्ति जितना अधिक अमीर होता है उससे टैक्स भी अधिक लिया जाता है और जो गरीब होता है उसके बदले का टैक्स भी अमीर व्यक्ति से लिया जाता है। और यहाँ स्थिति उल्टी थी। यहाँ जो संपन्न वर्ग के लोग थे, जो अमीर थे, उनसे किसी प्रकार का कर ही नहीं लिया जाता था और जो साधारण लोग थे, मध्यम वर्ग था, उस मध्यम वर्ग से ही कर की वसूली की जाती थी। इसके अलावा जो चर्च था वह चर्च भी टाइद नामक कर वसूलता था, जो उपज के आधार पर किसानों से वसूला जाता था। परोक्ष कर थे जो नमक, शराब और तंबाकू पर लिए जाते थे और इनमें से एक नमक कर जो गेबल था वह सबसे अधिक कष्टदायी था, सबसे अधिक दुखदायी था। नमक के व्यापार का एकाधिकार एक कंपनी के पास था और कानून के अनुसार 7 वर्ष से अधिक उम्र वाले प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष में 7 पाउंड नमक अवश्य खरीदना पड़ता था। कंपनी मनमाने भाव पर नमक बेचती थी और जो व्यक्ति नमक की निर्धारित मात्रा नियमित नहीं खरीदता था, राज्य उसको दंडित करती थी। लोगों ने नमक खरीदा है या नहीं, इसकी जांच की जाती थी और इसी के कारण एक कहावत चरितार्थ हो गई थी कि सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और सामान्य जन कर देते हैं। देश की आर्थिक दुर्व्यवस्था को व्यापार और वाणिज्य के प्रोत्साहन से सुधारा जा सकता था, लेकिन सरकार की वाणिज्यिक नीति इतनी अनियंत्रित और दोषपूर्ण थी कि उससे राज्य में उत्पादन और व्यापार का विकास संभव नहीं हो सकता था, जिसके कारण फ्रांस की जनता क्रांति करने के लिए